Hey guys, what's up? This is Avinash. वेलकम टू माय चैनल अविनाश सेवन चेज योर ड्रीम्स। आज हम लोग अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ऑन फेब 20 1947 जो फेब 20 1947 था, उसमें जो ब्रिटिश की उस समय के जो ब्रिटिश के पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश का रूल है वो एंड हो जाएगा बाय 30 जून 1948 तक। यानी कि इस तारीख तक उन्होंने अनुमान लगा दिया था कि यहाँ तक जो है कम से कम मतलब जो ब्रिटिश जो है पूरा रूल इंडिया का एंड हो जाएगा, जो ब्रिटिश ने रूल किया हुआ था। और वो फॉलो अप किससे हो रहा था? एजिटेशन फ्रॉम द मुस्लिम लीग। यानी कि उस समय जो मुस्लिम आंदोलनकारी थे उनको मतलब वो आगे फॉलो मतलब इसको कर रहे थे। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री को डिवाइड करना चाह रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। ऑन जून 3 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी, क्या? कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारे देश का, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो भी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान जो बनेगा हमारे देश का, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या क्लियर करी थी कि जो स्टेट्स, यानी कि उस समय जो राजा महाराजाओं की स्टेट्स थी, वो अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसको, तो ये उनकी चॉइस है। वो कर भी सकते हैं इसको एक्सेप्ट और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन एक कंपल्शन ये ज़रूर है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको डिज़ाइन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब ऑन 3 जून 1947 माउंटबेटन पुट द फोर्थ पार्टीशन प्लान। माउंटबेटन ने चौथा पार्टीशन प्लान लेकर आए। उस प्लान को क्या कहा गया? माउंटबेटन प्लान। और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो भी आपने अभी ये पीछे पढ़ा, ये पूरी भूमिका है किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाने के लिए। क्या भूमिका है? कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, ठीक है, और मुस्लिम लीग का आंदोलन चल ही रहा था कंट्री को डिवाइड करने के लिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रही? फोर्थ पार्टीशन प्लान आया माउंटबेटन की तरफ से, ठीक है, और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब इसके बाद हमारा आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थी? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड द इंडिया इंडिपेंडेंट प्लस सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट क्या होता है? मतलब जो भी स्टेट जो है अपने मतलब फैसले और मतलब अपने डिसीजंस खुद ले सके, उसको हम कहेंगे सॉवरेन। ठीक है, तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड द इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट प्लस सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ये हमारे देश की आज़ादी की डेट है। सॉवरेन और सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब ये मैंने एक नोट बना के लिखा हुआ है, जिनको नहीं पता होता सॉवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉवरेन का मतलब ये होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट हो और कैन टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन। पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जो नेक्स्ट फीचर वो क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल इन एक्ट। अब देखिए इस मतलब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। मतलब इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि दो मतलब भाग में बांट दिया गया है ना। मुस्लिम लीग वाले तो कह ही रहे थे कि इंडिया का मतलब डिवाइड करो, मतलब बीच में से तोड़ो उसको, है ना, पाकिस्तान इधर जाएगा और इंडिया इधर आएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग डिवाइड कर दिया गया। लेकिन अभी एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी एक्ट में नहीं आया कहीं से भी। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने एक चीज़ और करी कि उसने अबॉलिश किया किसका? वाइसरॉय ऑफिस का। अब जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि नाउ द गवर्नर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग डायरेक्टली। यानी कि जो भी गवर्नर जनरल अब इलेक्ट होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा? ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। मतलब जो भी डोमिनियन होंगे, चाहे वो इंडिया का या पाकिस्तान का, अब वो जो भी गवर्नर जनरल जो भी इलेक्टेड होगा वो ब्रिटिश किंग के द्वारा मतलब इलेक्टेड होगा। और वो किससे कंसल्ट करेगा? डोमिनियन कैबिनेट से। यानी कि अगर इंडिया का होगा तो इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान डोमिनियन से वो कंसल्ट करेगा। कौन? ब्रिटिश किंग। किसको नॉमिनेट करने के लिए? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पावर देगी दोनों डोमिनियंस को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, कि आप अपने अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम अप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा आया था 1947 में, उसने सबसे पहले अबॉलिश क्या किया? वाइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश किया। ठीक है, इट ऑल्सो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर इट्स फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। अब जो कॉमनवेल्थ जो वर्ड है आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आता है कॉमनवेल्थ वर्ड। ये क्या है? ये स्टेट्स अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो भी ब्रिटिश शासन में जो भी स्टेट्स इनके अंडर में रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ स्टेट्स। मतलब कॉमनवेल्थ गेम है वही, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये है मतलब जो भी स्टेट्स हैं हमारी, है ना, जो भी मतलब ब्रिटिश राज के अंडर में थी
एक तरीके से, उन्हीं को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ स्टेट। तो जो भी पावर्स थी किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि इसको अबॉलिश कर दिया गया था, तो वो सारी जो पावर्स, जो फंक्शंस, पावर्स ऑफ फंक्शंस थे, वो उसको दे दिए गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है। फ्रीडम टू इंडिया प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इसको समझिए, जो फ्रीडम दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जिसमें राजा महाराजा थे, उनको ये कहा गया कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि आपको इंडिया में ही रहना है या पाकिस्तान में रहना है, उनको पूरी पूरी आज़ादी थी। ठीक है, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय के राजा महाराजा, मतलब जो भी जिन पे राज कर रहे थे, जिन स्टेट्स पे, उनको ये कहा गया था कि आप चाहे तो आप इंडिया में रह लो या पाकिस्तान में रह लो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत करेंगे हम लोग। लेकिन वंस डिसीजन इज़ फाइनल, यानी कि अगर आप एक बार डिसीजन ले लोगे तो वो फाइनल रहेगा। इंडिया में आ गए तो इंडिया में, पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान में। ठीक है, एक बार उनको डिसीजन लेना था ये। राइट टू वीटो बिल्स, पहले देखिए जो राइट टू वीटो बिल्स थे वो प्रीवियसली इट वाज विद ब्रिटिश मोनार्च एंड नाउ इट वाज विद गवर्नर जनरल, यानी कि अभी आपने गवर्नर जनरल का पॉइंट पढ़ा ही है। अब जो गवर्नर जनरल था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, जो गवर्नर जनरल जो भी था वो अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टली किसके अंडर में, ब्रिटिश किंग के अंडर, मतलब ब्रिटिश किंग उसको डायरेक्टली वो करेंगे इलेक्ट, और किसके कंसल्ट में, अगर इंडिया के होंगे गवर्नर जनरल तो डोमिनियन ऑफ इंडियन कैबिनेट के से कंसल्ट करेगा। ठीक है, ब्रिटिश किंग, और अगर पाकिस्तान का होगा तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट करेगा ब्रिटिश किंग कि गवर्नर जनरल कौन बनाए। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे कि जो राइट टू वीटो बिल्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राइट टू वीटो बिल्स हैं वो पहले जो है ब्रिटिश मोनार्च के पास थे, लेकिन अब जो वो है राइट टू वीटो बिल्स, अब वो गवर्नर जनरल के पास आ गए हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स है ना, वो अब किसको मतलब किस तरीके से एक्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक तरीके से उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। किसके हाथ में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथ में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा था उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट वॉज गिवन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। इसको समझने की कोशिश करिए। जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में है ना, उसने बहुत अबॉलिशमेंट किया, यानी कि पहले उसने वाइसरॉय ऑफिस जो था वो अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसको अबॉलिश कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको सम अप करके बाद में मैं रिवीजन का एक लेक्चर और बनाऊंगा, जैसे मैंने प्रीवियस एक लेक्चर बनाया रिवीजन का। ठीक है, वैसे ही आगे एक और लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं जो भी वीडियोस आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी उसमें कोई भी एडवाइस अगर कुछ एक्स्ट्रा होगी तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा उसमें। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीज़ बताइएगा कि आपको और इस क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियोस में। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी ख़राब लग रही है तो प्लीज़ बताइए, और उसके लिए मैं सॉरी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने चैनल नया रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा ये था क्या मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें क्या हुआ देखिए, उसमें पहले वाइसरॉय ऑफिस का अबॉलिशमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस का अबॉलिशमेंट हुआ, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जब ऑफिस का अबॉलिशमेंट हुआ तो जो इसकी पावर्स थी वो किसको दे दी गई, वो दे दी गई डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। कॉमनवेल्थ अफेयर्स यानी कि जो स्टेट्स जो अंडर में थे किसके, ब्रिटिश रूल के, उनको पावर्स दे दी गई। ठीक है, दूसरी चीज़ राइट टू वीटो बिल्स जो थे वो पहले ब्रिटिश मोनार्च के हाथ में था, वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए। गवर्नर जनरल की मैंने आपको कहानी बताई दी है कि वो डायरेक्टली अपॉइंट होंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस एक्ट ने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया अपॉइंटमेंट टू, मतलब सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे उसको डायरेक्टली इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट पे इन्होंने मतलब उसको भी कैंसिल कर दिया बाय द सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ऑफिस को ही अबॉलिशमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है उनके जो भी काम थे उनको भी इन्होंने पूरी तरीके से अबॉलिशमेंट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से कर दिया था ख़त्म। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 मतलब इसको ध्यान से समझिएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी सिविल सर्विसेज में आए थे, चाहे वो इंडियंस हो या बाहर के हों, जो भी हो है ना, उनको मतलब उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, इनको ना परेशान करो, ये इनकी नीति थी। ठीक है, अब जो आएगा वो नया रूल लगेगा उस पर, मिडनाइट, यानी कि 14 और 15 अगस्त जो भी मिडनाइट थी, 14 का मतलब रात को 12 बजे के बाद 15 अगस्त जब लग गया था, उसमें एक चीज़ आई थी कि ब्रिटिश रूल जो है पूरी तरीके से एंड हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्टीशन हो गया था इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, एंड द पावर्स और ट्रांसफर टू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन।
Jawaharlal Nehru was the first PM of independent India. Constituent Assembly of India was formed in 1946. इस इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनसे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और सब फर्स्ट पीएम हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एम एन रॉय गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1934 में एम एन रॉय ने जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिया था। उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946 में, ठीक है। और इम्प्लीमेंट हमारा 19 मतलब उसके बाद से हमारा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था ये, ठीक है। मतलब आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आइडिया किसने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट यही कि आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत पूछा जाता है। एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कब दिया गया था? 1934 में एम एन रॉय द्वारा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स और मतलब किसी और टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही लेक्चर और लेके आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।